एक लड़की जो किसी को छूते ही उसका भविष्य देख सकती है और एक लड़का जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है, लेकिन जब दोनों मिले तो पूरी ज़िंदगी बदल गई। अगर आपको ऐसे मैजिकल और इमोशनल के ड्रामास पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना, अगर आपको भविष्य देखने की शक्ति मिले, तो सबसे पहले किसका फ्यूचर देखोगे? चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले तक सोल बी नाम की ये लड़की अपनी माँ के साथ एक होटल में कैद थी। क्यों? क्योंकि उन दोनों के पास दो खतरनाक पावर थी, भविष्य देखने की ताकत और लोगों को हिप्नोटाइज करने की शक्ति। और इसी वजह से एक अमीर चेयरमैन ने उन्हें पूरे 20 साल तक बंद करके रखा। मतलब इंसान नहीं, पर्सनल मैजिक मशीन समझ रखा था। सोल बी की लाइफ इतनी कंट्रोल थी कि बचपन से उसे सिर्फ फेरी टेल और जानवरों वाली किताबें पढ़ने दी गईं। बाकी दुनिया कैसी है, लोगों का बिहेवियर क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता। बेचारी हमेशा सपने देखती थी कि एक दिन कोई प्रिंस आएगा और उसे इस कैद से बाहर ले जाएगा। अब एंट्री होती है हमारे हीरो सू कॉन्ग की। हीरो साहब एक अमीर फैमिली से तो थे, लेकिन बाकी रईस लड़कों जैसे ओवर स्मार्ट नहीं। ये बंदा शांत, समझदार और जेन्युइनली अच्छा था। उसके दोस्त मिन जून ने अपने पिता के बिजनेस ट्रिप का फ़ायदा उठाया और होटल में पार्टी शुरू कर दी। उधर सू कॉन्ग को ये सब शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो बस मजबूरी में वहाँ आया था, लेकिन बाहर की तेज़ म्यूजिक सुनकर पहली बार सोल्वी को लगा, बाहर आखिर हो क्या रहा है। वो दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगी, लेकिन तभी नौकरानी ने उसे फिर वही अजीब कैंडी खाने को दी, जो खाते ही वो हर बार सो जाती थी। लेकिन इस बार हमारी लड़की स्मार्ट निकली। उसने कैंडी निगली ही नहीं, नौकरानी के जाते ही उसने कैंडी बाहर फेंकी और धीरे से दरवाजे के पास पहुंच गई। उसी टाइम दूसरी तरफ सू कॉन्ग भी जिज्ञासा में दरवाजे के पास आया। उसने दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और अंदर से सोल्वी ने भी उसी जगह हाथ रख दिया। और तभी अपनी पावर की वजह से सोल्वी को सू कॉन्ग दिखाई देने लगा। दरवाजा बीच में था, फिर भी वो उसे देख पा रही थी और बस लड़की उसी पल फिदा हो गई। उसने तुरंत डिसाइड कर लिया, यही मेरा प्रिंस है। लेकिन हीरो साहब तो कुछ समझे बिना वापस मुड़कर चले गए। बेचारी सोल्वी का दिल टूट गया, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अब सोल्वी की खुशी देखो। मैडम बिना कुछ सोचे सीधे उसके पीछे भाग गई। सू कॉन्ग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब सी लड़की उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। मजेदार बात, सोल्वी सीधे उसके साथ बस में चढ़ गई, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि टिकट कैसे लेते हैं। ड्राइवर ने दोनों को साथ देखा तो उसने समझा गर्लफ्रेंड होगी, और बेचारे सुकांग को उसका किराया भी देना पड़ा। अब पहली बार सोल्वी बाहर की दुनिया देख रही थी। उसकी हालत बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी थी। बस चलते ही वो गिरने वाली थी, लेकिन सुकांग ने उसे पकड़ लिया। बस अब तो सोल्वी को पूरा भरोसा हो गया कि यही उसका प्रिंस है। वो खिड़की से बाहर देखकर इतनी एक्साइटेड हो रही थी जैसे गांव से पहली बार मुंबई आई हो। कभी चिल्लाती, कभी शीशे पर हाथ मारती, कभी बाहर देखकर वाव करती। सुकांग ने उसका हाथ हटाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, सोल्वी को उसकी पूरी जानकारी दिख गई। उसका नाम, उसकी फैमिली और उनका फिश शॉप तक। सुकांग तो शॉक हो गया, इससे मेरा नाम कैसे पता? लेकिन सोल्वी बस उसे प्रिंस बुला रही थी। फिर सुकांग ने देखा कि लड़की नंगे पैर घूम रही है, तो उसने अपने जूते उसे दे दिए। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज के बाद उसकी लाइफ पूरी उलटने वाली है। सोल्वी खुशी खुशी उसके पीछे उसके घर तक पहुंच गई। घर पहुंचते ही सुकांग की माँ ने पूछा, जूते कहाँ हैं तुम्हारे? और जब उन्होंने सोल्वी के पैरों में वो जूते देखे तो आंटी ने तुरंत गलतफहमी पाल ली। ओहो, बेटा गर्लफ्रेंड घर ले आया। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि ये लड़की थोड़ी नहीं नहीं बहुत अलग है। उधर सोल्वी ने फिश टैंक में स्क्विड देखा और तुरंत बोल पड़ी, मुझे भूख लगी है, अब इतनी क्यूट लड़की को कौन मना करेगा। सुकांग की माँ ने तुरंत खाना बना दिया और सोल्वी ऐसे खा रही थी जैसे 20 साल से फूड ब्लॉग ही देख रही थी। सुकांग बार बार बोल रहा था, जल्दी खाओ फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। लेकिन ये सुनकर सोल्वी का मूड ऑफ हो गया। तभी उसने अचानक मछलियों के बारे में अजीब बातें बोलनी शुरू कर दी और बाहर रखी मैक्रोल फिश की तरफ इशारा करने लगी। दोनों माँ बेटा कुछ समझ ही नहीं पाए, लेकिन तभी स्कूल के दो न्यूट्रिशनिस्ट वहाँ आए और उन्होंने ढेर सारी वही मछलियाँ खरीद ली। अब असल में उनका बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से सुकांग की माँ बहुत परेशान थी। लेकिन सोल्वी की बात के तुरंत बाद ग्राहक खुद चलकर आ गए। अब आंटी को थोड़ा शक होने लगा। फिर उनकी नज़र सोल्वी के नेकलेस पर गई और वो अचानक चुप हो गई, क्योंकि उन्हें याद आया कि उन्होंने पहले भी ऐसा नेकलेस किसी और के पास देखा था और वो याद बिल्कुल अच्छी नहीं थी। चेयरमैन सैम जंग अपने बेटे मिन जून को आखिर सच बताने का फैसला करता है। वो उसे सीधे उस सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ सोल्वी और उसकी माँ को सालों से बंद करके रखा गया था। फिर वो मिन जून को बताता है कि इन दोनों के पास खास शक्तियाँ हैं, भविष्य देखना, लोगों को कंट्रोल करना और सबसे बड़ी बात, सोल्वी लकी चार्म है। मतलब जिसे वो सपोर्ट करे उसकी किस्मत चमक जाती है। और चेयरमैन ने तो पहले से ही प्लान बना रखा था कि भविष्य में सोल्वी सिर्फ मिन जून के लिए काम करेगी, इसीलिए किसी और को उसे छूने तक की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मिन जून, वो तो पहली बार सोल्वी को देखकर ही दिल हार बैठा। उधर बेचारा सुकांग पुलिस स्टेशन में बैठा अपनी लाइफ को कोस रहा था। तभी वहाँ सेक्रेटरी चा आता है और उसे बेल पर बाहर निकलवाता है, लेकिन बाहर आते ही उसके ऊपर दूसरा बम गिरता है। सेक्रेटरी चा कहता है, अब तुम कंपनी में काम नहीं कर सकते, मतलब नौकरी गई, इज्जत गई, ऊपर से बिना गलती के बदनाम भी हो गया। सुकांग तो उठ चुका था
घर लौटते वक्त उसकी माँ लगातार उसे समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एक तेज ट्रक उनकी तरफ पागलों की तरह आता है। सू कॉन्ग की माँ तुरंत उसे धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन खुद ट्रक से टकरा जाती है। सीन इतना अचानक होता है कि सू कॉन्ग कुछ समझ ही नहीं पाता और अगले ही पल उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। पुलिस इसे एक एक्सीडेंट बताती है। ड्राइवर नींद में था, कंट्रोल खो बैठा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन सच क्या था, वो कोई नहीं जानता। अपनी माँ की अस्थियां नदी में बहाते वक्त भी सू कॉन्ग को चैन नहीं मिलता, क्योंकि अचानक नाव वाला उस पर हमला कर देता है। उस आदमी ने सू कॉन्ग को बोरे में भरा और सीधे नदी में फेंक दिया। फिर ऐसा ड्रामा सेट किया गया जैसे सू कॉन्ग ने खुद अपनी जान दे दी हो। जब मिन जून को ये खबर मिलती है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सू कॉन्ग ऐसा कर सकता है। वो तुरंत घर जाकर अपने पिता से सवाल करता है, लेकिन चेयरमैन कुछ नहीं बोलता, बस एक लाइन कहता है, भविष्य में अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना भाई। ये आदमी पिता कम और विलन ज्यादा लगता है। उधर सोल्बी जब सू कॉन्ग की मौत की खबर सुनती है तो पूरी तरह टूट जाती है। वो उन जूतों को कसकर पकड़ लेती है जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। हालांकि उसके दिल को पता था कि सू कॉन्ग जिंदा है, फिर भी उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे उसकी चमक खत्म होने लगी। अब वो इंसान नहीं, बस मिन जून की लकी मशीन बनकर रह गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सू कॉन्ग जिंदा था। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अजीब जगह पर था। असल में उसे एक बूढ़े मछुआरे टेचुन ने बचाया था। टेचुन ने अखबार में पढ़ा था कि कोई लड़का कर्ज की वजह से मर गया, लेकिन जब उसने सू कॉन्ग की हालत देखी तो उसे समझ आ गया कि मामला कुछ और। उसे लगा कोई इस लड़के को मारना चाहता है, लेकिन उस वक्त सू कॉन्ग पूरी तरह टूट चुका था। उसे तो खुद भी जीने का मन नहीं था। फिर भी कुछ दिनों बाद वो वापस सियोल जाने का फैसला करता है। तभी टेचुन उसे एक आईडी कार्ड देता है। नाम था म्योंग सांग। सू कॉन्ग हैरान रह जाता है, क्योंकि उस फोटो वाला लड़का बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। तब पता चलता है कि वो टेचुन का बेटा था, जो 1 साल पहले मर चुका था, लेकिन टेचुन ने उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था। मतलब अब से सू कॉन्ग नई पहचान के साथ जिएगा। ये सुनकर सू कॉन्ग बहुत इमोशनल हो जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं। अब सू कॉन्ग एक छोटी सी लकी फिश शॉप चलाता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि मार्केट के लोग उससे दूर भागते हैं। सब कहते हैं इस लड़के को छू लिया तो बदकिस्मती लग जाएगी, मतलब भाई इंसान नहीं, चलता फिरता अपशकुन बना दिया। उधर सोल्बी पिछले 2 सालों से मिन जून की मदद कर रही थी। उसकी पावर की वजह से मिन जून हर काम में जीत रहा था। मिन जून सच में सोल्बी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसके लिए महंगे गिफ्ट लाता रहता। लेकिन सोल्बी को गिफ्ट नहीं चाहिए थे, उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, आज़ादी, बस एक बार। और जब मिन जून उसकी मासूम आंखें देखता है तो मना नहीं कर पाता, क्योंकि अब सोल्बी उसके लिए सिर्फ लकी चार्म नहीं थी, वो उसे सच में प्यार करने लगा था। लेकिन जैसे ही मिन जून उसे बाहर ले जाने लगता है, बटलर किम बीच में आ जाता है। उसे डर था कि अगर चेयरमैन को पता चला तो उसकी नौकरी नहीं, आत्मा भी चली जाएगी। लेकिन मिन जून कहता है, डैड अभी दुबई में है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। फिर वो सोल्बी को पहली बार एक शानदार आउटडोर रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ वो सोल्बी से कहता है, मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ, एक दिन मैं तुम्हें पूरी आज़ादी दूंगा। लेकिन तभी मिनजून थोड़ी देर के लिए किसी से मिलने चला जाता है, और उसी दौरान सोल्बी की नज़र अचानक एक इंसान पर पड़ती है। सू कॉन्ग, हाँ वो जिंदा था। वो रेस्टोरेंट में मछलियाँ डिलीवर कर रहा था। हालांकि सोल्बी को पहले से महसूस था कि वो जिंदा है, लेकिन अपनी आंखों से देखकर उसकी खुशी वापस लौट आती है। इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आती है। वापस लौटकर वो अपनी माँ को सब बताती है और कहती है कि वो सू कॉन्ग के साथ रहना चाहती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी माँ आखिर मदद करने को तैयार हो जाती है। फिर दोनों भागने का प्लान बनाती है। एक दिन मौका मिलते ही उसकी माँ जानबूझकर गर्म चाय बटलर किम के हाथ पर गिरा देती है। जैसे ही वो ग्लव्स उतारता है, मिसू उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वही चमकता हुआ जेम एक्टिव हो जाता है। उसने बटलर किम को हिप्नोटाइज कर दिया। अब बेचारा बटलर खुद उन्हें बाहर निकालने लगा। दोनों धीरे धीरे होटल से निकलकर गेट तक पहुंच जाती है। सामने टूरिस्ट का एक ग्रुप था। मिसू जल्दी से सोल्बी को टोपी पहनाती है और कहती है, इनके साथ निकल जाओ। पीछे से लोगों के दौड़ने की आवाज करीब आती जा रही थी। सोल्बी जल्दी से अपनी माँ को अलविदा कहती है और भाग जाती है, लेकिन उसके जाते ही उसकी माँ बेहोश होकर गिर पड़ती है। उधर बाहर निकलते ही सोल्बी की नज़र अचानक मिन जून पर पड़ती है और मैडम बिना सोचे सीधे टैक्सी में घुस जाती है। अब मज़ेदार बात सुनो। ड्राइवर पूछता है कहाँ जाना है, और सोल्बी अपनी पावर से बस थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करती है कि सू कांग कहाँ है। उधर सू कांग सुबह उठते ही महसूस कर रहा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। और सच में कुछ ही देर बाद उसके सामने सोल्बी खड़ी थी। सू कॉन्ग तो उसे देखकर ही परेशान हो गया। बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो, वापस जाओ। लेकिन सोल्बी मासूमियत से कहती है, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी पीछे से टैक्सी ड्राइवर आकर चिल्लाने लगता है, पहले पैसे दो। अब सोल्बी को पैसों का क्या पता, वो तो सीधे सोने का ब्रेसलेट निकाल देती है। लेकिन ड्राइवर बोला, मुझे कैश चाहिए, और आखिर में बेचारे सू कॉन्ग को ही पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जब उसने किराया सुना तो उसके होश उड़ गए। 1.5 लाख वॉन। ड्राइवर बोला, पूरे सियोल में घूम घूम कर तुम्हारी फिश शॉप ढूंढी है। सू कॉन्ग बस अंदर ही अंदर रो रहा था। अब जिस औरत ने पहले मैक्रेल मछली खरीदी थी, उसे अचानक अपनी बेटी का फोन आता है। उसकी बेटी बोलती है, मम्मी टूना खरीदना, क्योंकि हमारे गेस्ट को मैक्रेल से एलर्जी है। और ये सुनते ही उस औरत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यही बात थोड़ी देर पहले सोल्बी ने भी कही थी। अब मार्केट वालों को लगने लगा कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। उन्हें डर होने लगा कि कहीं ये और सू कॉन्ग मिलकर पूरे मार्केट की बदकिस्मती ना बढ़ा दे। उधर होटल में जैसे ही चेयरमैन सैनजंग को पता चलता है कि सोल्बी गायब हो गई है, वो आग बबूला हो जाता है। वो सीधे मिनसून से पूछता है, इसमें तुम्हारा हाथ है?
और यहाँ पहली बार मिनजून अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। असल में होटल गेट पर उसने सोल्बी को देखा था, लेकिन जानबूझकर उसे जाने दिया। उस रात सुकांग सोल्बी को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है ताकि वो उसके परिवार को ढूंढ सके, लेकिन पुलिस स्टेशन में पड़े नशे में धुत लोगों को देखकर सोल्बी डर जाती है। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अगर फैमिली नहीं मिली तो क्या मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अब बेचारे सुकांग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो उसे वापस अपने कमरे पर ले आता है। और भाई, सोल्बी तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे हनीमून सूट मिल गया हो। कभी इधर देख रही है, कभी उधर। फिर उसे एक किताब मिलती है और वो खुशी में सीधे बेड पर कूदने लगती है। सुकांग उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन तुरंत अपना एटीट्यूड वापस ऑन कर देता है। वो बोलता है, तुम नीचे फर्श पर सोओगी? हाँ भाई, हीरो बनने में अभी टाइम है। लेकिन रात के बीच में जब उसे लगता है कि नीचे बहुत ठंड है, वो चुपके से सोल्बी को उठाकर बेड पर सुला देता है और खुद नीचे सो जाता है। अब ये बंदा जितना मुझसे रूड है, दिल से उतना ही सॉफ्टी निकला। फिर जब वो उसकी चादर ठीक कर रहा होता है, तभी गलती से उसका हाथ सोल्बी से टच हो जाता है और तुरंत सोल्बी नींद में अजीब अजीब बातें करने लगती है। बटरफ्लाई टेट्रा? सुकांग सोचता है मैडम नींद में बकवास कर रही है। अगली सुबह वो सोल्बी को कुछ जरूरी सामान देता है, सेल्फ डिफेंस वाला स्प्रे, थोड़ा पैसा। फिर उसे दोबारा पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसे लगता था कि अब उसका काम खत्म, लेकिन किस्मत भाई इन दोनों को अलग होने ही नहीं दे रही थी। उधर मार्केट में जाते वक्त सुकांग एक दुकानदार को रोते हुए सुनता है। उसकी सारी बटरफ्लाई टेट्रा मछलियां मर गई थी और तभी सुकांग को याद आता है कि रात में सोल्बी यही नाम बोल रही थी। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, तो वो सारी मरी हुई मछलियां खरीद लेता है। और भाई साहब, कुछ ही देर बाद 2 रेस्टोरेंट कर्मचारी दौड़ते हुए आते हैं। उनके रेस्टोरेंट में फ्राइड बटरफ्लाई टेट्रा अचानक वायरल हो गया था और उन्हें तुरंत वही मछली चाहिए थी। अब दुकान वाली आंटी का गुस्सा देखना बनता था, क्योंकि सुकोंग वही मछलियां उनसे महंगे दाम में बेचकर पैसा कमा चुका था। सुकोंग तो खुशी खुशी वापस लौट रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब भी सोल्बी में ही अटका था। उसे चिंता हो रही थी कि पुलिस ने उसकी मदद की भी या नहीं। और मजेदार बात, जिस लड़की की उसे चिंता थी, वो सामने छुपकर उसी को देख रही थी। सोल्बी उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं वो उसे फिर पुलिस स्टेशन न ले जाए। तभी पास से तले हुए पकौड़ों जैसी खुशबू आती है और बस मैडम का ध्यान तुरंत खाने पर चला गया। वो खुशी खुशी खाने लगती है और वहीं उसकी दोस्ती यूंग वू नाम के लड़के से हो जाती है। उधर सुकोंग बेचैन हो चुका था। आखिर वो पुलिस स्टेशन जाकर सोल्बी के बारे में पूछने का फैसला करता है। जैसे ही वो निकलता है, सोल्बी भी उसके पीछे भागती है, लेकिन तभी 2 गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। असल में चीफ वोंग नाम का आदमी सुकोंग का कर्जदार था और पैसे वापस ना मिलने की वजह से उसने सोल्बी को किडनैप करवा लिया। अब कोई नॉर्मल लड़की होती तो रोती चिल्लाती, लेकिन हमारी सोल्बी मैडम तो एक्साइटेड थी। उन्हें लग रहा था शायद नया एडवेंचर शुरू हो गया। उसे कर्ज वसूली वाले ऑफिस में लाया जाता है। चीफ वोंग थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और पीछे डिस नाम का आदमी सोल्बी पर नजर रखता है। फिर वो बोलता है, इसे बेच देते हैं, ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन चीफ वोंग इतना गिरा हुआ नहीं था। वो साफ बोलता है, हम कर्ज वसूलते हैं, इंसानों की तस्करी नहीं करते। फिर वो सुकोंग को फ़ोन करके धमकी देता है, अपने सारे पैसे चुका दो, तभी लड़की वापस मिलेगी। फ़ोन सुनते ही सुकोंग तुरंत वहां दौड़ पड़ता है, लेकिन उधर डिसिक फिर भी नहीं मानता। वो चुपके से किसी तस्कर को बुला लेता है और जब उसके सामने पैसों से भरा बैग आता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। तभी चीफ वोंग वापस आता है और ये देखकर आग बबूला हो जाता है। मैंने मना किया था, लेकिन अब तस्कर को लगता है कि दोनों उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वो धमकी देने लगता है और ज़बरदस्ती सोल्बी को ले जाने की कोशिश करता है। इसी धक्का मुक्की में सोल्बी का हाथ चीफ वोंग से टच हो जाता है और अचानक उसे सब दिखने लगता है। उसे पता चल जाता है कि चीफ वोंग का बेटा हानसू बीमार है और डॉक्टर उसे धोखा दे रहा है, ऑपरेशन के नाम पर पैसे ले रहा है, लेकिन इलाज करने वाला ही नहीं। सोल भी ये सब सीधे उसके सामने बोल देती है। चीफ वोंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कैसे पता? वो उससे और पूछना चाहता था, लेकिन तब तक तस्कर सोल्बी को लेकर निकल चुके थे। चीफ वोंग तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करता है और सच सामने आते ही उसका खून खौल उठता है। वो लगभग लाखों रुपए गंवा चुका था और अपने बेटे का इलाज भी नहीं करा पाया। अब उसे एहसास होता है कि सोल्बी सच बोल रही थी, तो वो तुरंत उसके पीछे भागता है। उधर तस्कर सोल्बी को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे थे और तभी रास्ते में सुकोंग दिखाई देता है। सोल्बी तुरंत वो सीटी बजाती है जो सुकोंग ने उसे दी थी, लेकिन तस्कर गुस्से में वो सीटी छीनकर बाहर फेंक देता है और जैसे ही सुकोंग वो आवाज़ सुनता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। एक लड़का और एक लड़की सड़क पर जान बचाकर भाग रहे थे और उनके पीछे कुछ गुंडे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे फ्री में बिरयानी मिल रही हो। दोनों आगे से पूरी स्पीड में भाग रहे थे, लेकिन किस्मत इतनी खराब कि जाकर सीधा बंद गली में फंस गए। लड़का तो डर के मारे लगभग रोने वाला था। अब तो गए हम वाला फेस बना चुका था, लेकिन उधर लड़की, अरे मैडम, तो मुस्कुरा रही थी जैसे पिकनिक पर आई हो। लड़की ने आराम से अपने ग्लव्स उतारे और लड़के का हाथ पकड़ लिया और तभी उसकी नेकलेस में लगा चमकता हुआ जेम अचानक लाइट मारने लगा। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी लड़की ने उसे एक ईंट पकड़ाई और बोली, जब मैं बोलूं तब जोर से फेंकना। नोटाइज कर दिया था। मौका देखते ही लड़की जोर से चिल्लाई, अब फेंको। लड़के ने पूरी ताकत से ईंट फेंकी और वो जाकर सीधा पुलिस की गाड़ी पर लगी। पुलिस वाले गुस्से में गली के अंदर आए और अंदर आते ही सारे गुंडों को पकड़ लिया गया। अब किसी को क्या पता था कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है,